हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। ये वीडियो है सेकंड पार्ट क्लास 7th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि 700 AD से लेके 1200 AD तक के बीच में हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में कौन कौन से अलग अलग साम्राज्य हुए और हमने इन साम्राज्यों के बेसिक काम करने का तरीका देखा, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका देखा। अब इस सेकेंड पार्ट में हम शुरुआत करेंगे अ क्लोजर लुक के साथ और हम डिस्कस करेंगे चोला साम्राज्य के बारे में। हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के साउथ के हिस्से में हमेशा से कई सारे साम्राज्य बनते रहे, टूटते रहे, और कई सारे साम्राज्यों में जो एक बहुत बड़ा नाम है वो है चोला साम्राज्य का, क्योंकि चोला साम्राज्य ने साउथ इंडिया के अच्छे खासे हिस्से में राज किया करीब 400-500 सालों तक, और ये लॉन्गेस्ट लिविंग साम्राज्यों में गिना जाता है चोला साम्राज्य। तो 400-500 सालों तक इन्होंने राज किया, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे राजा इस राजवंश के होंगे। तो अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि चोला राजवंश जो था, इनका साम्राज्य कैसे बनना शुरू हुआ। A minor chiefly family known as Mutharayas held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallav kings of Kanchipuram. तो अब साउथ इंडिया के जो एरिया है वहाँ पे राज था पल्लव किंग्स का, यानी कि पल्लव राजवंश का साम्राज्य था, और पल्लव राजवंश बेसिकली कांचीपुरम के आसपास के एरिया में राज करते थे। तो अब जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजा या राजवंश के अंडर कई सारे सामंत या कई सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ऐसे ही पल्लव राजवंश के सबऑर्डिनेट कावेरी डेल्टा के जो सबऑर्डिनेट थे वो थे एक फैमिली जिनका नाम था मुथरैयास। तो कावेरी डेल्टा में राज था मुथरैयास का, जो पल्लव राजवंश के अंडर आते थे। तो अब हुआ क्या, विजयालया हु बिलोंग टू चोलास फ्रॉम उदयपुर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम देम इन 9th century एंड बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर। तो अब चोला राजवंश के एक राजा हुए जिनका नाम था विजयालया। इन्होंने क्या किया, ये थे कहाँ के, सबसे पहली चीज ये बिलोंग करते थे चोलास फ्रॉम उदयपुर। ये उदयपुर एक जगह है, वहां के थे विजयालया। इन्होंने वो कावेरी डेल्टा, जो कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है, इस डेल्टा के आसपास के एरिया को 9th century में लड़ाई करके जीत लिया और वहां से अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया, यानी कि वहां इनके साम्राज्य की नींव पड़ी। और इन्होंने सबसे पहले जो जगह बनाई वो थी थंजावुर। तो एक छोटी सी जगह, कावेरी डेल्टा के आसपास की एक छोटी सी जगह इन्होंने जीती और वहां अपने साम्राज्य की नींव रखी। The successors of Vijayalaya conquered neighboring areas of Pallavas and Pandyas and the Chola kingdom grew in size and power. Successors का मतलब होता है जो उत्तराधिकारी होते हैं, जो आगे के वंश की या आगे की जो पीढ़ियां होती हैं। तो विजयालया के जो सक्सेसर्स थे, विजयालया के बाद जो राजा हुए, उन्होंने क्या किया, वो भी बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। तो उन्होंने थंजावुर के आसपास के इलाकों को जीतना शुरू किया। उन्होंने उस टाइम के जो पल्लव राजवंश है और जो पांड्या राजवंश है, इन दोनों से लड़ाई करना शुरू किया। कभी पल्लवास से लड़ाई करते थे, थोड़ा इलाका जीत लेते थे, कभी पांड्या राजवंश से लड़ाई करके उनका थोड़ा इलाका जीत लेते थे। ऐसा करके उन्होंने अपना साम्राज्य धीमे धीमे से बढ़ाना शुरू किया। तो इस तरीके से चोला राजवंश जो था, जो चोला साम्राज्य था, ये धीमे धीमे बढ़ता चला गया। इट ग्रू इन साइज एंड पावर, और इनकी पावर भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता है वैसे वैसे आपको और ज़्यादा एरिया से टैक्स आता है और आपके पास और बड़ी सेना होती चली जाती है। तो जितना बड़ा साम्राज्य उतना पावरफुल साम्राज्य। Rajaraja I is considered the most powerful Chola ruler and expanded control over most of these areas. अब चोला राजवंश के कई सारे राजा हुए, तो उनमें एक बहुत एग्जेम्पलरी जो नाम है वो है राजराजा I। इनको चोला खानदान का सबसे पावरफुल राजा माना गया है और इन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी एक्सपैंड किया अपनी टेरिटरी को और चोला साम्राज्य को एक और बड़ा साम्राज्य बनाया। Rajaraja's son Rajendra I continued his policies of expansion and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia by developing a navy for these expeditions. अब राजराजा I ने चोला साम्राज्य को और बढ़ाया
और इनके इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाया राजा के बेटे ने। तो राजा के जो बेटे थे राजेंद्र वन, उन्होंने इनकी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया और राज्य को एक्सपैंड करना, बढ़ाते रहना उन्होंने जारी रखा। और इस दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेड किया कहाँ पे, इन्होंने गंगा वैली पर अटैक किया, यानी कि ये साउथ इंडिया का किंगडम था, ये नॉर्थ की तरफ ये किंगडम बढ़ना शुरू हुआ। इसके अलावा श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इन्होंने हमला किया और वहाँ के भी इलाकों को अपने साम्राज्य में इकट्ठा कर लिया। अब ये श्रीलंका पे अटैक करने के लिए या साउथ ईस्ट एशिया पे अटैक करने के लिए आपको जहाज़ चाहिए, आपको नेवी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रॉपर नेवी डेवलप करी थी, बड़े बड़े जहाज़ बनाए थे और उन जहाज़ों की मदद लेकर उन्होंने इन दूर दराज के देशों में भी अपना साम्राज्य फैलाया, वहाँ के इलाकों से भी इनके पास टैक्स आता था। तो अब अगला मुद्दा है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। स्प्लेंडेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भव्य, और स्कल्पचर यानी का शिल्प कला जिसे कहते हैं। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजराजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। तो अब चोला राजवंश के जो जितने भी राजा थे, ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस साम्राज्य था। इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, इनके पास बहुत ज़्यादा एक से गजब के कारीगर लोग थे, काम करने वाले लोग थे। तो अब जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई राजा या राजवंश थोड़ा पावरफुल हो जाता है और तो वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। तो इसी तरीके से जो चोला राजवंश था, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं थंजावुर में और गंगईकोंडा चोलापुरम में। इन्होंने वैसे और भी कई सारे शहरों में, इलाकों में कई सारे टेम्पल्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 जगह का जिक्र किया गया है, क्योंकि लिस्ट लगाने लग गए तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेन जो टेम्पल्स बनवाए थे वो थे राजा ने और राजेंद्र वन ने। इन राजाओं ने ऐसे बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए जो कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का एक नमूना है, ये मार्वल्स हैं। और इसी तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल है, ऐरावतेश्वर टेम्पल है, कंपेश्वर टेम्पल है। ऐसे बहुत बड़े बड़े और बहुत भव्य मंदिर बनवाए हैं चोला साम्राज्य के लोगों ने। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। अब ये जो चोला साम्राज्य के मंदिर हैं, ये सिर्फ मंदिर नहीं हुआ करते थे, इन मंदिरों के आसपास क्या होता था, ये न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स बन जाते थे। अब ये न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए बहुत बड़ा सा इलाका है और हम उस इलाके को ऊपर से देख रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर के आसपास का जितना पूरा एरिया है, पूरा जितना एरिया, यहाँ पे लोग रहने लग जाते थे। अगर किसी दूर दराज के एरिया में मंदिर बन गया तो ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ मंदिर है, वो न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट हो जाता था, यानी कि आसपास पूरा गांव बस जाते थे, लोग बस जाते थे, लोग रहने लग जाते थे। और ये मंदिरों का सिस्टम क्या होता था, टेम्पल्स were endowed with land by rulers. The produce of the land went to maintain all the specialists who worked at the temples and lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. तो अब होता ये था, मंदिरों का सिस्टम क्या होता था कि जो राजा होते थे, राजा बड़े बड़े ज़मीन के हिस्से दे देते थे मंदिरों के नाम, कि इस पूरी ज़मीन में मंदिर बनाया जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े लैंड वो एंडो कर दिए जाते थे मंदिरों के नाम पे। अब जैसे किसी जगह में मंदिर बनने लग गया, तो अब मंदिर जब बनेगा तो बड़े बड़े, इतने बड़े भव्य मंदिर हैं, तो इनको बनने में कई साल लगेंगे। तो अब जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कारीगर हैं, जितने भी तमाम तरह के लोग चाहिए इन मंदिरों को बनाने के लिए, उन लोगों को मंदिर के कहीं आस पास ही रहना पड़ेगा, कि वो सुबह उठते ही सीधा आए, काम करें और फिर पास ही में कहीं रह लें, कहीं दूर ज़्यादा नहीं रह सकते वो। तो उन लोगों को यहाँ मंदिरों के पास रहना पड़ेगा। अब जब मंदिर बन गए, तो वहाँ पे पूजा होनी है, तो कई तमाम तरह के लोग मंदिर के आसपास रहने लग जाएंगे। जैसे कि मंदिर में पूजा होगी तो जो पुजारी होंगे उनको मंदिर के आसपास रहना पड़ेगा।
पूजा हो रही है तो पूजा में माला चढ़ाई जाएगी, तो ऐसे आपको गार्लैंड मेकर्स होंगे, यानी कि माला बनाने वाले। गार्लैंड का मतलब माला, तो फूल इकट्ठा करने वाले, फूल उगाने वाले, उन फूलों की माला बनाने वाले लोग। मंदिर में प्रसाद चाहिए, खाना बनाना पड़ेगा, तो ऐसे कुक भी आसपास रहेंगे। मंदिर की साफ सफाई के लिए जो स्वीपर लोग हैं, जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं। और मंदिर जब होंगे तो वहाँ पे म्यूजिशियंस होंगे, यानी कि ऐसे लोग जो तमाम तरह के म्यूजिक क्रिएट करें, भगवान की जो गुणगान करने वाले जितने भी तमाम तरह का म्यूजिक वो बनाएं। और डांसर्स, अलग अलग तरह के जो डांस करने, जो डांस फॉर्म्स हैं, डिवोशनल डांस फॉर्म्स, वो डांसर्स भी वहाँ रहें। तो ऐसे तमाम तरह के लोगों की ज़रूरत है मंदिर के आसपास। तो ऐसे लोग रहने लग जाते थे और इस तरीके से मंदिर एक न्यूक्लियस बन जाता था, यानी कि एक सेंटर जिसके चारों तरफ आसपास अलग अलग तमाम तरह के लोग रहते हैं। और जितना भी उस ज़मीन से जितनी भी चीज़ें आती थी, जितनी भी चीज़ें उगती थी, वो इन लोगों के लिए यूज में चला जाता था, जितने भी लोग रहते थे। These were centers of learning, craft, production. Thus the temples were not only a place of worship, but also they were also a hub of economic, social and cultural life as well. तो अब ये मंदिर के आसपास इतने तमाम तरह के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ ब्राह्मण रह रहे हैं, म्यूजिशियंस रह रहे हैं, डांसर्स रह रहे हैं, तो वहाँ क्या होता था, ये लर्निंग का एक बहुत हब बन जाते थे। ज्ञान दिया जाता था, लोगों को ज्ञान बांटा जाता था, सिखाया जाता था। जो कारीगर होते थे वो दूसरे लोगों को, नए कारीगरों को वो कला सिखाते थे। जो डांसर्स होते थे वो नए डांसरों को डांस सिखाते थे। तो इस तरीके से लर्निंग का, क्राफ्ट प्रोडक्शन का ये हब बन जाते थे। और इसी वजह से जितने भी मंदिर थे वो सिर्फ एक पूजा करने की जगह नहीं थे, वो एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का एक हब बन जाते थे कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है। वहाँ तमाम तरह के डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ज्ञान की बातें करी जा रही हैं और कल्चरल लाइफ, इतने तमाम दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो एक हब बन जाता था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। और चोला साम्राज्य एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस था, वो थी ब्रॉन्ज इमेजेस, यानी कि पीतल और तांबे की मूर्तियां बनाई जाती थी। और इन मूर्तियों में इतना बारीक काम किया जाता था कि आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी मेहनत से ऐसी मूर्तियां बनाई गईं। और सिर्फ मूर्तियां नहीं, जो चोला साम्राज्य था इसमें लिटरेचर में एक से काम किए गए। कंबन रामायण लिखी गई, चाहे आप म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, चोला साम्राज्य का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है तमाम तरीके से कल्चर में। तो चलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कराता हूँ साउथ इंडिया के मंदिरों से। और इन मंदिरों को आज से सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले बनाया गया। और उस जमाने में जब कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व नहीं हुए थे, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी, बहुत सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके ये तमाम इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। और इन मंदिरों में इतने मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि इतने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके ये मंदिर बनाए गए कि आप इन मंदिरों को देख के हैरान हो जाएंगे कि आज से सैकड़ों साल पहले या हजारों साल पहले इन मंदिरों को इतने नॉर्मल इक्विपमेंट्स के साथ कैसे बना ले गए ये लोग। और इन मंदिरों में इतने बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रख के मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। और फिर भी इनमें इतनी सिमेट्री है कि आप किसी भी एंगल से देखिए तो आप पूरी तरीके से सिमेट्रिकल पाएंगे, कहीं पे भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी आपको। और इन मंदिरों के इतने मैसिव स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनमें बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस यूज़ करे गए हैं इनके विमान को बनाने के लिए या इनके गोपुरम को बनाने के लिए। और इन गोपुरम में आप तमाम तरह के देवी देवताओं को देख सकते हैं, तमाम तरह की आर्ट फॉर्म्स देख सकते हैं। और इन तमाम आर्ट फॉर्म्स में आपको तमाम डिपिक्शन दिख जाएंगे अलग अलग पौराणिक कथाओं के। अब अगर आप इन मंदिरों में जब आप घुसेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े हॉलवेज दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स दिखाई देंगे। कुछ मंदिर हैं जो रॉकी फॉर्म में है, प्रॉपर पत्थरों के फॉर्म में। कुछ मंदिर हैं जो कलरफुल कॉरिडोर्स जहां आपको नजर आएंगे। और ये कॉरिडोर्स इतने इलाबोरेट हैं कि आपको वाकई में ये महसूस होगा कि आप शायद किसी अलग दुनिया में आ गए। इन कॉरिडोर्स में
जो पिलर्स यूज किए गए हैं वो पिलर्स अपने आप में इतना नायाब नमूना है आर्ट का कि किस तरीके से आप देखेंगे इतना बारीक काम किया गया है, पत्थरों को किस तरीके से नक्काशी करी गई है, पत्थरों को किस तरीके से काटा गया है कि आपस में जगह बची हुई है, आपकी उंगलियां जा सकती हैं उन जगहों पे और इन पिलर्स को देखते रह जाएंगे आप कि किस तरीके से सिर्फ छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल करके इतने मजबूत पत्थरों को किस तरीके से ऐसे काटा गया होगा। और पिलर्स के अलावा आपको इन मंदिरों में एक से एक मूर्तियां दिख जाएंगी, एक से एक ऐसी मूर्तियां कि आप देखते रह जाएंगे कि कितनी मेहनत से और कितना वक्त लगा होगा इन मूर्तियों को बनाने में और इतनी बारीकी से काम किया गया है, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया गया है। और मूर्तियों के नाम पे आप तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां देख सकते हैं, भगवान शिव के अलग अलग फॉर्म्स देख सकते हैं, भगवान विष्णु के अलग अलग फॉर्म्स देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर सीलिंग की तरफ देखिए तो छत भी आपको अलग अलग टाइप से नजर आएगी, हर जगह आर्ट के फॉर्म्स हैं। और इन तमाम मंदिरों में आपको कुछ नायाब सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपको एक मंदिर मिल जाएगा, उसमें एक पिलर लटका हुआ है, उस पिलर के नीचे से जगह छूटी हुई है। आपको एक ऐसा मंदिर मिल जाएगा जिसमें म्यूजिकल पिलर्स हैं, उन पिलर्स पे अगर आप हाथ मारिए तो अलग अलग म्यूजिकल टोन्स निकलते हैं। एक ऐसा मंदिर आपको मिल जाएगा जो इक्विनॉक्स टेम्पल है, यानी कि इक्विनॉक्स एक ऐसा दिन होता है, साल में सिर्फ 2 ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होती है और उस टाइम पे इक्विनॉक्स का सन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वो अलग अलग स्टोरीज में दिखेगा उस मंदिर में। सोचिए आज से सैकड़ों साल पहले जब कोई ऐसे खास इक्विपमेंट्स नहीं होते थे तो किस तरीके से सोचा गया होगा कि इतनी बड़ी ज़मीन में एक ऐसा मंदिर बनाया जाएगा जो सूरज का मूवमेंट इस तरीके से कैप्चर कर पाए। ये सोचना और ये चीज़ एक्चुअली बना देना, इतना बड़ा मंदिर, सोचिए किस लेवल का काम होगा। इसके अलावा आपको मंदिरों में और बड़ी अजीब सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको कई जगह एक पत्थर की बॉल मिल जाएगी जो पिलर के अंदर है और ये पत्थर की बॉल इस पिलर के अंदर गई कैसे, यानी कि इस पत्थर से इसको नक्काशी करके बनाया गया है। सोचिए क्या मेहनत लगी होगी, सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई होगी तब जाके ये मंदिर बने होंगे। और इन मंदिरों को इतनी मेहनत से, इतने डेडिकेशन से उन्होंने बनाया है कि वो कुछ ऐसा बना पाएं कि जिस चीज़ को आगे आने वाली पीढ़ियां देखें और याद करें। वो कुछ ऐसी जगहें बना पाएं जिन जगहों को डेडिकेट करें वो भगवान के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के इंसानों के लिए, और इन मंदिरों को जिन राजाओं ने बनाया उन राजवंशों के लिए। तो अब मैं आपको इन कुछ मंदिरों के हल्के फुल्के नाम बता देता हूँ, कुछ मंदिरों के, कि ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिले तो यहाँ घूमने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के हिस्टोरिकल, एक कह लीजिए हेरिटेज है, ये धरोहर है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन की। तो एक है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये है इक्विनॉक्स टेम्पल जिसकी मैंने बात करी। एक है रामनाथ स्वामी मंदिर, ये रामेश्वरम में है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो त्रिची में है। मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है। वेंकटेश्वर टेम्पल जो तिरुपति में है। चिन्नकेश्वर टेम्पल जो कि बेलूर में है। अरुणाचलेश्वर टेम्पल जो कि थिरुवन्नमलाई में है। कैलाशनाथम टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है। एकम्बरेश्वर टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है। मुरुदेश्वर और सोमेश्वर टेम्पल जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद हम्पी का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको कर्नाटक मिलेगा। होयसालेश्वर टेम्पल ये भी कर्नाटक में है। चन्नाकेश्वर टेम्पल जो बेलूर में है। तो मैंने आपको कुछ मंदिरों के नाम बता दिए। जिंदगी में कभी मौका मिले तो इन एंशिएंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जरूर जाइएगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये गिनी गई हैं कई सारी साइट्स। अब अगला मुद्दा है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अचीवमेंट्स ऑफ चोलास वर मेड पॉसिबल बाय न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। तो अब चोला साम्राज्य जो इतना मजबूत साम्राज्य था और इतना एक्सपैंड कर गया वो, और इतना ज़्यादा संपन्न था वो साम्राज्य, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि चोला साम्राज्य ने एग्रीकल्चर में कई सारे नए डेवलपमेंट्स किए।
खेती किसानी में उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि नया क्या कर सकते हैं। The branches and channels of Kaveri River makes this area fertile and also provided water for agriculture. It was from 5th to 6th century that Tamil Nadu was opened up for large scale cultivation. तो अब ये चोला साम्राज्य जिस एरिया में था, इस एरिया में कावेरी नदी जो है इसकी कई सारी ब्रांचेज और कई सारे नदी और छोटे छोटे नाले निकलते हैं उस एरिया से। तो इस वजह से वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहा। और इतना पानी, इतनी छोटी छोटी नदियाँ और इतने नाले वहाँ से निकलते हैं कि इसकी वजह से पानी की कोई भी कमी नहीं थी उस एरिया में। और 5th और 6th सेंचुरी के आसपास तमिलनाडु जो एरिया है, इस एरिया को लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए ओपन किया गया। अब उस ज़माने की अगर बात करी जाए 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी, तो उस टाइम पे होता ये था कि बहुत बड़े बड़े इलाकों में जंगल होते थे, कुछ कुछ जगह में लोग रहते थे। तो अब जंगलों को साफ करके आप शहर बसा सकते हो। और इस तरीके से इस टाइम के आसपास सिविलाइजेशन बढ़ रही थी। जहाँ जंगल है वहाँ जंगल काट के गांव बन रहे थे और सिविलाइजेशन बढ़ती जा रही थी। आज के टाइम पे तब जाके ऐसा हुआ है कि आज हर जगह इंसान रहते हैं, हर जगह, कुछ गिने चुने जंगल बचे हैं। तो उस टाइम पे तो खाली जगह है, आप कहीं पे भी ज़मीन साफ करो और शहर बसाने शुरू कर दो, खेती करना शुरू कर दो और आपके रिसोर्सेज बढ़ते चले जाएंगे। Forests had to be cleared and the land had to be leveled. In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. तो अब किया क्या जाता था, पूरे एरिया हैं जहाँ जंगल हैं, तो सबसे पहले जंगलों को साफ किया जाएगा, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद जो डेल्टा रीजन है, डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट बनाए जाएंगे, यानी कि नदियों के किनारे, नालों के किनारे आप पत्थर रखोगे, मिट्टी बनाओगे और थोड़ा सा नदी के किनारे के एरिया को थोड़ा सा ऊंचा करोगे, जिससे कि क्या होगा कि जब नदी में पानी बहेगा, यानी कि जब कभी बारिश होगी, नदी का पानी बढ़ेगा तो आसपास के एरिया में नहीं जाएगा और इस तरीके से आप फ्लडिंग को रोकोगे, यानी कि बाढ़ आने से रोकोगे। नदी अगर सामने की तरफ यूं बह रही है, यूं करके नदी बह रही, तो आप ये एम्बैंकमेंट्स बड़े बना दोगे, इधर कुछ पत्थर और मिट्टी के कुछ ऐसे करके एम्बैंकमेंट ऊंचा कर दोगे, तो नदी का पानी बढ़ेगा तब भी इसी एरिया में रहेगा, वो इधर जाके बाढ़ नहीं बनाएगा। और इसी तरीके से कई सारे नाले बनाए गए, जिससे कि पानी जो है, नदियों का पानी, अब जैसे यहाँ से आपने नाला एक बना दिया तो नदी का पानी जाके फील्ड्स तक जा रहा है, यानी कि खेतों तक जा रहा है। तो ये सब तमाम तरह के काम किए गए जिससे कि उस एरिया में खेती ढंग से करी जा सके। इन मैनी एरियाज वेल्स वर डग, ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। अब देखिए चोला साम्राज्य ने कितना गजब का काम किया था उस टाइम के आसपास। सबसे पहले तो कई सारे कुएं खोदे गए और उस जमाने में सोचिए रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े टैंक्स बनाए। और ये चीज़ हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी करते थे, चोला साम्राज्य के लोग भी करते थे। तो इतना इन्होंने कीमत समझी थी कि इस पानी की। ऑल दिस वर्क रिक्वायर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। और ये सब तमाम चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि कोई चीज़ किस तरीके से करी जाएगी और लेबर किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे, रिसोर्सेज कैसे यूज़ किए जाएंगे, काम का एक मेंटेनेंस रखा जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाए, और जो पानी है, पानी को शेयर कैसे किया जाए। तो इन तमाम सब चीज़ों की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करी जाती थी। और ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कैसे करी जाती थी, अब ये भी डिस्कस करते हैं। अब हम एक हल्का सा आइडिया लेते हैं कि चोला साम्राज्य जो था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation and agriculture। तो ये जो पीजेंट्स के सेटलमेंट्स थे, यानी कि किसानों की जो बस्तियां थीं, जिनको नाम दिया गया था उर, ये बस्तियां प्रॉस्पेरस होती चली गई, संपन्न होती चली गई, जैसे जैसे स्प्रेड हुआ एग्रीकल्चर का या इरिगेशन का। जैसे जैसे बड़े बड़े ज़मीनों में खेती किसानी शुरू हुई,
चोला साम्राज्य संपन्न होता चला गया, वैसे वैसे इन किसानों की बस्तियां भी संपन्न होती चली गई। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes। तो अब जो ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, जिन गांव में ऐसे पीजेंट्स रहते हैं जिनके ग्रुप को उर कहते हैं, तो ऐसे गांव के कलेक्शन को कहा जाता है नाडू। और आप अब समझ रहे होंगे जो तमिलनाडु में नाडू है, उस नाडू का मतलब क्या है। नाडू का मतलब होता है कई सारे गांव के ग्रुप को नाडू कहते हैं। तो अब तमाम तरह के काम किए जाने हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है तो कई तरह के काम हैं। तो क्या होता था, एक विलेज काउंसिल चूज करी जाती थी, यानी कि हर गांव से कुछ ऐसे लोग चूज किए जाएंगे जो ये तमाम तरह के काम करेंगे। और जितने भी नाडू थे विलेज काउंसिल में ऐसे लोग जाएंगे और तमाम तरह के जो काम करेंगे। उसमें कौन कौन से काम आते, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना, इसके अलावा डिस्पेंसिंग जस्टिस, डिस्पेंस करना यानी कि कोई चीज प्रोवाइड करना। तो डिस्पेंसिंग जस्टिस यानी कि लोगों को न्याय देना। आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए या कुछ भी बात हो जाए तो ये विलेज काउंसिल के लोग और ये नाडू के चुने हुए लोग ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे और लोगों का इंसाफ भी करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ द विलाला कास्ट exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of central Chola government। अब एक और यहाँ पे एक कास्ट की बात करी गई है, एक होती है विलाला कास्ट। तो विलाला कास्ट के जो अमीर और जो थोड़े प्रॉस्पेरस जो किसान थे, इनका भी एक अच्छा खासा कंट्रोल था कि उस नाडू में तमाम तरह के जो काम किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे। क्योंकि ये विलाला कास्ट के जो रिच पीजेंट्स थे, ये किसके सुपरविजन में आते थे, ये सेंट्रल चोला सिस्टम या सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंडर आते थे। तो इनकी भी अपनी एक पावर हुआ करती थी। तो विलेज काउंसिल के लोग और विलाला कास्ट के लोग। इसके अलावा अब हम देख चुके हैं कि पावर शेयर करी जाती है, तो हम देख रहे हैं किन किन लोगों के बीच में पावर है। ब्राह्मण्स ऑल्सो रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज्ड इन द कावेरी वैली। Each Brahmadev was looked after by a assembly और सभा of prominent Brahmin land holders। तो अब ये जो सिस्टम था कि राजा लोग ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी जमीनें दे देते थे, जिनको नाम दिया जाता था ब्रह्मदेव, यानी कि हमने ब्राह्मण को वो चीज़ दे दी, वो चीज़ दान कर दी। तो ऐसे लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ब्राह्मणों को। और इसकी वजह से क्या होता था, कई तमाम बड़े बड़े ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज हुए कावेरी डेल्टा में। और जितने भी ऐसे जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो ब्रह्मदेय होते थे, अब इतने बड़े जमीन के हिस्से तो इसमें तमाम तरह के काम होंगे। तो इन ब्रह्मदेय को संभालने की जिम्मेदारी, उनका काम करने की जिम्मेदारी एक असेंबली की होती थी, यानी कि एक सभा की होती थी। और इस सभा में कुछ खास प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स होते थे, यानी कि कुछ खास ब्राह्मण जमींदार लोग चुने जाते थे जो उस सभा का हिस्सा होंगे, जो ये डिसाइड करेंगे कि ब्रह्मदेय का काम कैसे कैसे होगा। Associations of traders known as Nagarams also occasionally performed administrative functions। और अभी तक हमने क्या क्या देखा, विलेज काउंसिल जो किसानों की जो सभा है, और वहाँ से फिर विलेज काउंसिल बनी। उसके बाद हमने विलाला कास्ट की बात करी, फिर हमने ब्रह्मदेय और ब्राह्मण जो उनके जो वो बनते थे, सभा बनती थी, हमने वो सब देखा। अब पावर और किन लोगों के पास भी है, जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो व्यापारी लोगों के एसोसिएशन हैं, जिनको नागरम कहा जाता था। इन लोगों के पास भी अपनी अलग अलग पावर होती थी और कई बार ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे। तो इस तरीके से जो राजा है वो अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग एसोसिएशंस के साथ पावर शेयर किया करते थे। कुछ काम ये लोग करते थे, कुछ काम वो लोग। The Sabha had separate committee for irrigation works, gardens, temples, etc। और ये जो सभा होती थी, जितनी भी सभा बनेगी, अब जैसे कहीं पे आपको इरिगेशन का काम करना है या आपको गार्डन बनाने हैं या मंदिर बनाने हैं, तो इसके लिए एक सभा बनाई जाएगी। तो इस कमिटी में अलग अलग तरह के लोग होंगे, कुछ ब्राह्मण भी होंगे, कुछ व्यापारी लोग भी होंगे, अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग कामों को करेंगे, डिसाइड करेंगे। Names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf and 30 tickets were put into an earthenware pot
from which a young boy was asked to take out the ticket one by one for each committee. तो अब ऐसी कमेटी बनाई जाती थी, अलग अलग सेपरेट कमेटी बनाई जाती थी अलग अलग काम के लिए। तो अब कमेटी में लोग कौन से होंगे ये कैसे डिसाइड होता था? ये इस तरीके से डिसाइड होता था। होता ये था कि जिस जिस आदमी को भी इंटरेस्ट है, अब जैसे मंदिर कैसे बनेगा इसकी कमेटी बन रही है, तो अब मंदिर बनाने में जिस आदमी को भी इंटरेस्ट है कि मैं इस काम में अच्छा योगदान दे सकता हूँ, तो वो लोग अपने अपने नाम एक पत्ते में लिखेंगे। किसमें? पाम लीफ में। पाम एक पेड़ होता है, इसके पत्ते में वो लोग अपना नाम लिखेंगे और एक अर्थनवेयर पॉट में, यानी कि एक मिट्टी के बड़े से घड़े में या पॉट में वो उन पत्तियों को डाल देंगे और फिर ऐसे करीब करीब 30 टिकट एक बार में डाले जाएंगे और फिर एक छोटे से बच्चे को कहा जाएगा कि उस पॉट में से कोई सा भी पत्ती निकाल के वो उस चीज़ को डिसाइड हो जाता था कि जिसके नाम की पत्ती निकलेगी वो उस कमेटी के मेंबर बन जाएंगे। तो बेसिकली एक लॉटरी सिस्टम जैसा होता है कि जैसे लॉटरी निकलती, मोर और लेस ये वैसा सिस्टम था कि किस तरीके से कमेटी बनेगी। अब हमारा अगला टॉपिक है एल्सवेयर सेक्शन, और एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करेंगे चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी। तो अब ये जो टाइम था 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक के बीच में, यहाँ पे हमने इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग साम्राज्यों के बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ज़रा बाहर की दुनिया में उस टाइम क्या हो रहा था। तो 7th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी के बीच में चाइनीज सिविलाइजेशन में भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ टैंग डायनेस्टी के अंदर, यानी कि जो टैंग राजवंश है, और इसकी कैपिटल थी जियान। Xi'an was one of the largest cities in the world visited by Turks, Iranians, Indians, Japanese and Koreans। और ये जो Xi'an थी ये दुनिया की सबसे बड़े शहरों में से ये शहर था और इसमें अलग अलग सिविलाइजेशंस के लोग आया जाया करते थे और व्यापार किया करते थे। जैसे टर्क्स, जो टर्की है, वहाँ उस कल्चर के लोग, जो ईरानियंस हैं, ईरानी कल्चर के लोग, इंडियन सिविलाइजेशन के लोग भी जाया करते थे, जापानीज लोग जाया करते थे और कोरियंस भी जाया करते थे। तो अलग अलग सिविलाइजेशन और कल्चर्स के लोग इकट्ठा होते थे यहाँ पे। Empire was administered by bureaucracy recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it। अब ये बड़ी खास सी चीज़ है और टैंग डायनेस्टी के बारे में शायद इसलिए आपके एनसीईआरटीज़ में लिखा है क्योंकि इस एम्पायर की ये खासियत रही है कि अब जैसे कि हम इंडियन सिविलाइजेशन में देख चुके हैं कि वहाँ पे कौन सा काम किया जाएगा, ये चीज़ डिसाइड होती थी कि आप कौन से परिवार में जन्म ले रहे हो। तो आपके अंदर बेसिकली टैलेंट है या नहीं वो तो बात की बात है, आपके जन्म पे ज़्यादा था। इसके बाद जब लॉटरी सिस्टम हमने देखा कि जिसका भी नाम निकल जाए, यहाँ चाइना में उस ज़माने में सोचिए 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच में, उस ज़माने में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी इवॉल्व कर ली थी, यानी कि एक प्रॉपर एग्जामिनेशन लिया जाएगा और ये एग्जामिनेशन सब के लिए ओपन रहेगा, यानी कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कोई भी बंदा वो एग्ज़ाम दे सकता है और अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन में रख लिया जाएगा, वो राजकाज में रह सकता है, राजसत्ता का हिस्सा बन सकता है, काम कर सकता है। और ये एक बहुत गजब की चीज़ थी कि उस ज़माने में ये चीज़ एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे हो रहा था। हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में भी ब्यूरोक्रेसी का शुरुआत हुई थी। अगर हम एंशिएंट वर्ल्ड में जाएं तो उस ज़माने के एंशिएंट, जब बुद्धा के आसपास वाला जो टाइम था, उस टाइम पे ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीज बोए जा चुके थे इंडियन सिविलाइजेशन में, लेकिन जैसे समाज आगे बढ़ा वो बीज कहीं ख़त्म हो गए। तो ये अच्छी बात थी कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी उस ज़माने में स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है क्लास 7th हिस्ट्री का 2nd चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।